हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पनीक्षा भारद्वाज। तो आज के लेक्चर में हम क्लास 9th के एसएसटी के इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग द इंडियन इकोनॉमी, ये इस चैप्टर का थर्ड वीडियो रहेगा। इससे पहले मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड 2 वीडियोस जो है वो अपलोड की हैं, जिसमें मैंने आपको चैप्टर के जो फर्स्ट वीडियो जो हमने लाई थी उसमें मैंने आपको बताया था व्हाट आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, व्हाट आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, व्हाट आर द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकॉनमी। ठीक है, जहाँ से हमारी इकॉनमी जो जनरेट होती है वो कौन कौन से सेक्टर्स हैं हमारे पास, जिसमें हमने प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टेरिशरी सेक्टर जो है वो पढ़ा था। देन हमने ये भी पढ़ा था कि टेरिशरी सेक्टर्स जो हैं वो इंडिया के अंदर इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं, उसके बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जो सेकंड लेक्चर रहा इस चैप्टर का, वो था आपका इकॉनमी जो एवोल्यूट हुई है फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर टू टेरिशरी सेक्टर, उसके बारे में पढ़ा। देन हमने लिंकेज पढ़ा कि कैसे जो है वो आपके एक सेक्टर दूसरे सेक्टर के साथ लिंक्ड है और एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे सेक्टोरल शेयर इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में भी मैंने सेकेंड वीडियो में ही बताया था। तो इसमें हमने देखा था कि जो भी आपका फाइनल प्रोडक्ट्स का नेट वैल्यू रहता है तीनों सेक्टर्स के अंदर, ये जो सम ऑफ प्रोडक्शन होता है तीनों सेक्टर्स के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसके बारे में हमने देखा था। अब हम देखेंगे कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर तीनों सेक्टर्स का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा। जैसे कि अगर हम प्राइमरी सेक्टर की बात करेंगे तो प्राइमरी सेक्टर जो है उसने 17% जो है वो कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है जीडीपी के लिए। जीडीपी से आपकी इकॉनमी जो है इंडिया की डेवलप होती है, ग्रो होती है। सेकेंडरी सेक्टर जो है वो कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है अराउंड 29%। ठीक है, दैट मीन्स आपका प्राइमरी एंड सेकेंडरी जो है वो टोटल दोनों मिलाकर 46% जो है वो आपका जीडीपी जा रहा है कंट्री को। देन अगर आप सिर्फ टेरिशरी सेक्टर की बात करेंगे या सर्विस सेक्टर की बात करेंगे तो ये एक अकेला सेक्टर है जो कि 54% जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है इंडिया की जीडीपी को। दैट मीन्स जो आपका इकॉनमी का जो डेवलपमेंट हो रहा है वो आपका इसी सेक्टर से हो रहा है। देन उसके बाद जो बोला है वो ये बोला है कि ये तो आपको सेक्टर्स की कंट्रीब्यूशन बताई है। अगर हम पॉपुलेशन के बेसिस पे अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन के बेसिस पे अगर हम परसेंटेज की बात करें तो कितनी पॉपुलेशन जो है वो डिपेंडेंट करती है कितने इन सेक्टर्स के ऊपर। अगर जो है इंडिया की अगर हम 60% पॉपुलेशन की बात करें तो वो डिपेंडेंट है आपके प्राइमरी सेक्टर के ऊपर। ठीक है, 60% जो आपकी पॉपुलेशन है वो डिपेंड करती है प्राइमरी सेक्टर पे, दैट इज़ ऑन योर एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर्स ऑफ एग्रीकल्चर, जहाँ पे उस 60% का जो 80-90% जो पॉपुलेशन है वो डिपेंड करता है एग्रीकल्चर पे ही। यही चीज़ मैंने आपको अभी बताई है। देन दिस मीन्स दैट, इसका ये मतलब बनता है कि 50% ऑफ टोटल इंडियन पॉपुलेशन, कि इंडिया की जो 50% जो टोटल पॉपुलेशन है वो डिपेंड करती है इन सेक्टर्स के ऊपर। लेकिन अगर आप सिर्फ प्राइमरी सेक्टर की बात करेंगे तो जो शेयर है जीडीपी के अंदर प्राइमरी सेक्टर का वो सिर्फ 17% है और 60% पॉपुलेशन जो है वो प्राइमरी सेक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। दैट मीन्स पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा है, जीडीपी जो है वो कम जनरेट हो रही है। ठीक है, आपको ये एक टेबल दिया है, ये टेबल है 2012 और 13 के सेंसिस का ये टेबल है, जिसमें आपको बताया है कि सेक्टर्स का जीडीपी के अंदर कितनी कंट्रीब्यूशन रही या कितना शेयर रहा। जैसे इन्होंने प्राइमरी सेक्टर की बात की है तो 13.68% जो है वो प्राइमरी सेक्टर ने कंट्रीब्यूट किया 2012-13 के आप बोल सकते हैं ईयर में। सेकेंडरी सेक्टर जो है वो 27.03%, टेरिशरी सेक्टर जो है वो 59.2%। ये एक सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू एक सेंसिस किया गया था। इस सेंसिस के दौरान जो बताया है कितना कितना परसेंट जो है वो ये जो तीनों सेक्टर्स हैं ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जीडीपी को ग्रो करवाने में। तो प्राइमरी और सेकेंडरी का देख लो कितना कम है और अकेला टेरिशरी का देख लीजिए कितना है। दैट मीन्स टेरिशरी सेक्टर जो है ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आपकी इंडिया की इकॉनमी के अंदर। ओके, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर। दैट मीन्स एग्रीकल्चर जो है वो किस तरह से अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो पे कर रही है या प्ले कर रही है आपकी जीडीपी को जनरेट करने में। एग्रीकल्चर एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आपका खाना, आपका फीड, आपका फाइबर जो है वो क्या किया जाता है, जनरेट किया जाता है। दैट मीन्स यहाँ पे फूड की प्रोडक्शन की जाती है, खाने को लगाया जाता है, क्रॉप्स की कल्टीवेशन की जाती है, फीड यानी कि जो आपके पशु कैटल्स होते हैं उनके लिए एक फीड जो है, चारा जो है वो तैयार किया जाता है। फाइबर आपका एक तरह का क्रॉप होता है जिसमें आप जो है वो पेपर,
क्लॉथ या आप बोल सकते हैं रोप्स वगैरह जो है वो प्रिपेयर की जाती हैं। ठीक है, ये एक तरह की क्रॉप होती है जिसकी कल्टीवेशन की जाती है ताकि आपको फाइबर मिल सके, आपको टेक्सटाइल मिल सके। मलबरी एक प्लांट रहता है, उसके थ्रू आपको जो है वो सिल्क मिलता है। कोकून्स है, उनके थ्रू आपको सिल्क मिलता है। तो और ये जो है ये किसके थ्रू किया जाता है? प्लांट्स एंड एनिमल्स के थ्रू। और आपका आता है अदर गुड्स बाय द सिस्टमेटिक रेजिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स को रेज करके जो आप एक और सामान या आप गुड्स प्रिपेयर करते हो, वो सब चीज़ें जो है वो एग्रीकल्चर में आती हैं। एग्रीकल्चर का जो आउटपुट रहता है एक नेशन के अंदर, वो एक कंपोनेंट है जीडीपी का। दैट मीन्स कि जीडीपी जो है वो एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर से भी जनरेट की जा सकती है या डेवलप की जा सकती है, जो कि क्या करती है? कंट्री की डेवलपमेंट और सस्टेनेबिलिटी की या ग्रोथ बोल सकते हो, कंट्री ग्रोथ या सस्टेनेबिलिटी में क्या करती है? हेल्प करती है। अबाउट आपका आ जाता है 65% ऑफ द पॉपुलेशन। जो 65% पॉपुलेशन है आपकी इंडिया की, स्टिल रिलायंस ऑन एग्रीकल्चर। वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है, किसके लिए? एम्प्लॉयमेंट के लिए एज वेल एज लाइवलीहुड के लिए। ठीक है, अपने काम के लिए, अपने रोजगार के लिए और अपने लाइवलीहुड क्या हो गया आपका कि अपना जो है वो दिन चलाना। ठीक है, देन उसके बाद जो है वो है 2001 में एग्रीकल्चर जो है, इन 2001 एग्रीकल्चर जो है उसने 58.2% एम्प्लॉयमेंट जो थी वो लोगों को दी। ठीक है, रोजगार जो था वो लोगों को दिया। और इस वजह से क्या हुआ? दिस हेल्प्स टू प्रोवाइड इनकम एंड फूड सिक्योरिटी अलॉन्ग विद एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज। ये जो 58.2% एम्प्लॉयमेंट मिली लोगों को एग्रीकल्चर के थ्रू, इससे क्या हुआ? इनकम भी प्रोवाइड की गई, फूड सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की गई और एम्प्लॉयमेंट भी दी गई। कहाँ पे? लोगों को रूरल एरियाज़ के अंदर। ठीक है, एग्रीकल्चर के थ्रू क्या हुआ? इनकम बनी, फूड सिक्योरिटी, लोगों को खाने की सामान मिला और एज वेल एज एम्प्लॉयमेंट मिली लोगों को रूरल एरियाज़ के अंदर। देन उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या हुआ था? आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करके आपके लार्ज स्केल प्रोडक्शन जो है वो की गई थी। किसकी? क्रॉप्स की, आप ग्रेन्स बोल सकते हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से, इसकी वजह से क्या हुआ? इंडिया जो था वो ट्रांसफॉर्म हो गया फूड डेफिशिएंट स्टेज से सरप्लस फूड मार्केट में। फूड डेफिशिएंट स्टेज हो गई, दैट मीन्स कि जब यहाँ पे अकाल वगैरह पड़ जाता था। ठीक है, अकाल पड़ना इन द सेंस कि जो है खाने को अनाज ना रहना। ठीक है, खाने को कुछ ना मिलना, और इससे जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गया किसमें? सरप्लस फूड मार्केट में। सरप्लस फूड मार्केट यानी कि पूरी मार्केट जो थी वो अनाज, गेहूँ, इसके आपके फूड ग्रेन से या फिर आप बोल सकते हैं फूड क्रॉप से जो था, क्रॉप से जो था वो क्या हो गया? भर गया। इन अ स्पैन ऑफ 3 डिकेड्स, यानी कि 30 सालों के अंदर इंडिया जो था वो एक नेट एक्सपोर्टर बन चुका था फूड ग्रेन्स का। यानी कि 30 सालों के अंदर ही अंदर इंडिया जो था, ये पहले तो देखिए डेफिशिएंसी रही किसकी? फूड की। लेकिन जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो उसके बाद इंडिया जो था, इंडिया को एक सरप्लस मार्केट वैल्यू बन गया। दैट मीन्स कि इंडिया अपने खाने के लिए भी जो था वो सामान रखता था, क्रॉप्स को रखता था, और साथ ही साथ में फूड ग्रेन्स को एक्सपोर्ट भी करने लग पड़ा। देखिए कितनी डेवलपमेंट हुई, किसकी वजह से? ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से। रिमार्केबल रिजल्ट्स वर अचीव्ड इन दीज फील्ड्स ऑफ डेयरिंग एंड ऑयल सीड्स थ्रू व्हाइट एंड येलो रेवोल्यूशन। व्हाइट एंड येलो रेवोल्यूशन भी हुआ था। व्हाइट रेवोल्यूशन में क्या हुआ था आपका कि डेयरी की जो फार्मिंग थी, ठीक है, डेयरी फार्मिंग कौन सी होती है? जिसमें आपके ये जो मिल्क प्रोडक्ट्स वगैरह जो है ये प्रिपेयर किए जाते हैं। और येलो रेवोल्यूशन कौन सा रहा आपका? तो आपके येलो रेवोल्यूशन में क्या हुआ था? वेजिटेबल ऑयल्स जैसे कि आपके मस्टर्ड हो गए और सीसम सीड्स हो गए। ठीक है, ये सरसों के बीज हो गए, तिल के बीज हो गए, ये तिली का तेल बोल सकते हो आप या सरसों का तेल बोल सकते हो। इनकी प्रोडक्शन जो थी, इन सीड्स की प्रोडक्शन जो थी वो ज़्यादा से ज़्यादा की जाने लगी ताकि आपका मस्टर्ड ऑयल या सीसम ऑयल जो है वो क्या किया जाए? प्रिपेयर किया जा सके। ठीक है, देन उसके बाद क्या है? एग्रीकल्चर जो है वो एक इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा इंडियन इकोनॉमी को जनरेट करने के लिए, ग्रो करने के लिए, और इस गियर टूवर्ड्स द सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन। और इसकी वजह से जो है वो सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो उसकी तरफ ये आगे बढ़ा। एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन जो हुई इंडिया के अंदर, इसकी वजह से बहुत सारी कंजप्शन पैटर्न्स जो रहे, अवेलेबिलिटी रही, और जो एक नए टेक्नोलॉजीज और मैकेनाइजेशन जो था फार्मिंग सिस्टम के अंदर, वो क्या हुआ? डेवलप हुआ, जो कि एक क्या रहा? इंपॉर्टेंट जिसने रोल प्ले किया एग्रीकल्चर को ग्रो करने में। एग्रीकल्चर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर रहा है हमारी इकोनॉमी का। दैट मीन्स कि इकोनॉमी को डेवलप करने में, ग्रो करने में इसने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। टोटल 14.1% शेयर जो है वो इसने जीडीपी में दिया 2011 एंड 2012 में।
ओके क्या बताया है कि एग्रीकल्चर जो है, जो ये आपका प्राइमरी बोल सकते हो, प्राइमरी सेक्टर बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर बोल सकते हो इसको। इसने 14.1% शेयर जो था वो जीडीपी के अंदर दिया इन 2011 एंड 12। इसकी जो कॉन्ट्रीब्यूशन रही लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिलवाने की, वो 2/3 रही। ठीक है, दैट मीन्स के रूरल एरियाज़ के अंदर लोग अपने लाइवलीहुड को जो था वो बहुत ही क्रिटिकली जो था वो क्या कर रहे थे, चला रहे थे। सिर्फ 2/3 जो लोग थे उनको ही वर्क दिया गया एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर, या उनको वर्क मिला ताकि वो क्या कर सके, अपना लाइवलीहुड जो है, रोजगार जो है वो चला सके। इसको जो है वो यही बोला हुआ है कि फूड ग्रेन्स की सफिशिएंसी बढ़ाएगी। ठीक है, लोग और कंफर्ट, एक बफर स्टॉक जो था वो प्रिपेयर किया गया। बफर स्टॉक क्या होता है आपका? तो बफर स्टॉक ने एक तरह स्टॉक होता है फूड ग्रेन्स का, यानी कि राइस और व्हीट की प्रोडक्शन का ये फूड स्टॉक होता है, जो कि गवर्नमेंट जो है हमारी प्रोड्यूस करती है थ्रू एफसीआई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसके थ्रू ये कॉरपोरेशन है जो क्या करती है, व्हीट एंड राइस की प्रोडक्शन करती है। और बफर स्टॉक में क्या किया जाता है, फूड ग्रेन्स को स्टोर करके रखा जाता है, स्टॉक जो है वो इकट्ठा किया जाता है। तो ये हमारी इंडियन एग्रीकल्चर ने क्या किया, सॉरी हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, इस एक प्लान अप्रोच जो थी वो क्या की, इंट्रोड्यूस की, ताकि फूड ग्रेन्स को क्या किया जा सके, कंजर्व करके रखा जा सके, या फिर उनको स्टोर करके रखा जा सके। इस अचीवमेंट से बहुत ही जो था वो क्या रहा, आपको बेनिफिट मिला। बिकॉज कई बार ऐसा होता था, एग्रीकल्चर जो है वो जब किया जाता था तब बारिश नहीं होती थी, या बारिश इतनी ज़्यादा हो जाती थी कि फसलें ख़राब हो जाती थी, कहीं सूखा पड़ जाता था, तो उस वजह से लोगों तक सामान या फूड ग्रेन्स नहीं पहुंचते थे। लेकिन कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, जिसमें क्या हुआ, लोग जो थे वो क्या करने लगे, आपकी गवर्नमेंट जो थी उन्होंने क्या किया, एक्स्ट्रा स्टॉक जो था वो इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जिससे क्या हुआ, अगर कई मतलब जैसे ही समझ लीजिए इस बार बहुत ज़्यादा स्टॉक जो है वो इकट्ठा कर लिया गया है, अगली बार अगर बारिश होगी तो इंडिया के अंदर या एक्सपोर्ट करने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो ये जो था ये एक इम्पॉर्टेंट क्या बोल सकते हैं आप, एक की रोल रहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिससे हमारी एग्रीकल्चर जो है उसको क्या किया गया, कंजर्व करके रखा गया। देन उसके बाद क्या बोला हुआ है, देखिए कि जो आपका ग्रोथ रेट था एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का 1980s और 1990s में, वो कितना कम हुआ। अगर आप 1980s की बात करेंगे, 1980s की बात करेंगे तो वो 3.72% जो था वो क्या हुआ, डिक्लाइन हुआ, कम हो गया। और अगर आप 1990s की बात करेंगे तो वो क्या हो गया, और ज़्यादा कम हो गया, 2.35% जो था वो कम हो गया। तो एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर ने क्या किया, बहुत सारी आप बोल सकते हैं प्रॉब्लम से निकलने के लिए जो है वो क्या करना शुरू कर दिया, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ जो थी वो परफॉर्म करना शुरू कर दी। जैसे ये जो डिक्लाइनिंग रेट है ये किस वजह से रहा आपका, ये रहा आपका जैसे इनएडुकेट कैपिटल फॉर्मेशन, लो प्रोडक्टिविटी, कम उगाया गया उसको, ज़्यादा प्रोडक्शन जो थी वो की प्रोडक्शन ज़्यादा थी, कम थी, और पैसा जो था उससे ज़्यादा लिए जाने लगा। ग्रोथ रेट जो था वो अनइवन रहा, कहीं पे ज़्यादा हुआ, कहीं पे कम हुआ। तो जो 11th 5-year प्लान रहा आपका 2007 और 2012 का, इसकी वजह से क्या हुआ, ये बताया गया कि जो एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट है किसका, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, एग्रीकल्चर और एलाइड सोर्सेज का, वो कितना था, 3.6% रहा। लेकिन ये बढ़कर ठीक है, टारगेट क्या था, 4.0% रहे, लेकिन ये कितना था, 3.6% था। और उसके बाद ये क्या होने लगा, जो एनुअल ग्रोथ रेट था 2.5 से एंड 2.4% अचीव रहा 9th एंड 10th प्लान के दौरान। यानी कि जो 11th प्लान था ना उस पे ये कितना रहा, 3.6 रहा, 3.6% रहा, लेकिन उनका टारगेट था कि ये 4.0% रहे। अगर आप 9th एंड 10th प्लान की बात करेंगे, ठीक है, जो आपका 9th एंड 10th ईयर प्लान हुआ था, तो 9th में ये 2.5% था और 2.4% रहा कहाँ पे, आपका 10th प्लान में। यानी कि जीडीपी के अंदर एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड जो अलाइड सेक्टर्स थे उन्होंने 9th बोल सकते हैं आप प्लान में जो था वो 2.5 रहा, एंड आपका 10th प्लान में जो था वो 2.4 रहा, और 11th प्लान में वो 3.6% रहा। लेकिन 3.6 जो था वो एनुअल ग्रोथ रेट रहा, बट टारगेट जो था वो था कि 4.0% रहे। देन उसके बाद क्या बोला हुआ है कि जो 12th प्लान था उसने भी एक टारगेट सेट किया कि 4% तक जो है वो क्या किया जाए, प्राइमरी सेक्टर से जो है वो जीडीपी को शेयर दिया जाए। टुडे अगर आप आज के इंडियन एग्रीकल्चर की बात करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी डाइवर्सिफिकेशन जो है वो आपको देखने को मिलेगी। अटेंशन जो है वो इस तरफ दी गई कि हाई वैल्यू क्रॉप्स जो है वो उगाई जाएँ rather देन ट्रेडिशनल क्रॉप्स यानी कि जैसे आपके राइस उगा दिया, ठीक है, ग्रो कर दिया, सोन कर दिया, वीट कर दिया, मेज कर दिया, इसके कंपैरेटिवली आपको नॉन फूड क्रॉप्स जो है वो भी ग्रोन करनी चाहिए। जैसे आपकी शुगर केन होगी, रबड़ हो गया, उसके बाद आपके स्पाइसेस हो गए, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होगी, हाई
वैल्यू क्रॉप्स ये होती हैं आपकी, ठीक है, जिसमें आप अपनी स्टेपल फूड्स को ना ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करें, उसके अलावा भी और चीज़ों को ग्रो करें। इससे आपका इकोनॉमी भी जनरेट होगी एज वेल एज आपके प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगी, ठीक है। इसलिए ये बोला गया कि आज के एग्रीकल्चर में ये एक ऐसा फेज़ है डाइवर्सिफिकेशन का जहाँ पे अटेंशन जो है वो कहाँ देनी चाहिए कि ट्रेडिशनल क्रॉप से हटकर जो है वो हाई वैल्यू क्रॉप्स की क्या करनी चाहिए, कल्टीवेशन करनी चाहिए। इसकी वजह से यही बताया हुआ है कि ग्रोथ रेट जो है वो हमारा स्टेगनेंट नहीं रहेगा, एक जगह रुक नहीं जाएगा, इससे हमारा जो ग्रोथ रेट रहेगा एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर वो बढ़ता जाएगा। देन उसके बाद क्या है, टू लिवरेज द ग्लोबल कम्पिटिटिव एडवांटेज इंडियन एग्रीकल्चर नीड्स इंटरवेंशन इन द एरियाज ऑफ पॉलिसी, टेक्नोलॉजी एंड मार्केट एसेस। यही बोला हुआ है कि ग्लोबल कम्पिटिटिव एडवांटेज, मैंने आपको बताती हूँ कि ग्लोबलाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि इसमें इंटरलिंक्ड करती हैं डिफरेंट कंट्रीज और इंटरडिपेंडेंट रहती है। तो यही बोला कि ग्लोबल कम्पिटिटिव इस एडवांटेज को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ पॉलिसीज़ जो है वो कुछ ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं हो रही है वहाँ पे टेक्नोलॉजी, मार्केट एसेस और पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना होगा, जिससे हमारा जो ग्लोबल मार्केट कंपटीशन है वो क्या हो जाए, compete कर, मतलब इंडिया जो है वो दूसरी कंट्रीज़ के साथ compete कर सके। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर का क्या शेयर रहा जीडीपी के अंदर वो हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या बताया हुआ है, इंडस्ट्री इज द सेगमेंट ऑफ इकोनॉमी कंसर्न विद प्रोडक्शन ऑफ गुड। इंडस्ट्री जो है वो इकोनॉमी का वो सेक्टर है जो कि प्रोडक्शन ऑफ गुड यानी कि जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की जाती है वो हम उसको क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल आउटपुट जो रहता है ये भी एक कंपोनेंट है जीडीपी के ऑफ अ नेशन, यानी कि एक कंट्री के जीडीपी का एक कंपोनेंट है आपका कौन सा, इंडस्ट्रियल आउटपुट, जो भी इंडस्ट्रियल का रिजल्ट आपको मिलेगा या जो भी वहाँ पे प्रोडक्शन होगी। इसमें आपकी माइनिंग आ सकती है, एक्सट्रैक्शन सेक्टर्स आ सकते हैं, ठीक है। माइनिंग जैसे आपकी खुदाई वगैरह करके कोई मिनरल वगैरह निकाल दिया, कुछ निकाल दिया, एक्सट्रैक्ट कर दिया। करंटली अगर इंडिया की अगर आप बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो 16% कंट्रीब्यूशन जो है वो कहाँ दे रहा है, जीडीपी के अंदर दे रहा है। एंड इंडियन शेयर जो है वो वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग के अंदर 1.8% है। अगर आप सिर्फ इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया के अंदर 16% जो अपना शेयर है वो कौन शेयर कर रहा है जीडीपी के साथ, इंडस्ट्रियल सेक्टर। और अगर आप बात करेंगे वर्ल्ड की तो इंडिया जो है वो 1.8% जो है वो अपना शेयर दे रहा है जीडीपी के अंदर पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, दिस इज इन स्टार्क contrast to China where manufacturing contributes 34% to the GDP and share is 13.7% of world manufacturing up from 2.9% in 1991। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि जहाँ अगर हम इंडिया का कंपैरिजन करें चाइना के साथ तो चाइना जो है वो 34% कंट्रीब्यूशन दे रहा है कहाँ पे, जीडीपी के अंदर, और शेयर कितना है 13.7% वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। पूरी अगर और कंट्री के साथ बात करें तो चाइना का 13.7% जो है वो वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग के अंदर क्या है, अपना शेयर जो है वो कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है वर्ल्ड के साथ। और अगर हम सिर्फ चाइना की बात करें तो चाइना अपनी कंट्री के अंदर जो है वो 34% जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीब्यूशन दे रहा है जीडीपी को। ये 1991 में 2.9% रहा। इंडिया का जो ग्रोथ रेट है वो अगर आप सर्विसेज सेक्टर की बात करें तो वो क्या है, 62.5% जीडीपी को अपना शेयर जो है वो उसके साथ क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है। ये जो स्टैटिस्टिक है ये चीज़ को क्लियर कर रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग जो है वो एक ग्रोथ इंजन नहीं है इंडियन इकोनॉमी के लिए, ठीक है। इसको और बढ़ाना होगा और तेज़ी से बढ़ाना होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया प्राइमरी और आपका जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है ये इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं जीडीपी के अंदर जिससे आपकी इकोनॉमी जो है, इंडियन इकोनॉमी जो है उसको जनरेट किया जा सके या ग्रो किया जा सके। ओनली टेरिशरी सेक्टर जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है जहाँ से हमारा जीडीपी जो है वो जनरेट होता है। तो यहाँ पे यही बोला है कि जो इंडियन इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ग्रो करना पड़ेगा। जो रोल है मैन्युफैक्चरिंग का इंडियन ग्रोथ की ड्राइविंग के अंदर वो एवर एम्फसाइज, हम उसको मतलब इतना जो है वो सीरियसली नहीं लिया जा रहा है। वाइल जो शेयर है मैन्युफैक्चरिंग का इंडियन जीडीपी के अंदर वो क्या है, स्टेगनेंट है। स्टेगनेंट यानी कि स्टिल एक ही जगह पे रुका हुआ है, 15 से 16% ही जो है ये अपना शेयर जो है वो कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है किसको, जीडीपी के अंदर। देन उसके बाद गवर्नमेंट रिकॉग्नाइजेशन जो है वो इस सेक्टर को लेके वो ये की है कि नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसीज़ को जो है वो फॉर्मुलेट किया जाए ताकि मैन्युफैक्चरिंग जो है वो 25% जो है एक मतलब 10 सालों के अंदर 25% मैन्युफैक्चरिंग जो है ये इंडिया शेयर करेगा अपना जीडीपी के साथ, और 100 मिलियन जॉब्स जो है वो क्रिएट की जाएंगी विद दिस प्रोसेस, ठीक है। जब मैन्युफैक्चरिंग जो है, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जब कोई भी इम्प्लीमेंटेशन की जाएगी तब आपका ऑटोमेटिकली आपकी सर्विसेज भी बढ़ती जाएंगी, ठीक है। तो यही चीज़ बोली हुई है कि नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी को फॉर्मुलेट करना पड़ेगा जिसका मेन मकसद क्या होगा कि वो जीडीपी के अंदर 25% मैन्युफैक्चरिंग
मैन्युफैक्चरिंग शेयर जो है वो इंडियन की इकॉनमी के अंदर देगा, और साथ ही साथ जो है वो 100 मिलियन जॉब्स को क्या करेगा, तैयार करेगा। ये जो पॉलिसी इम्प्लीमेंट की जाएगी ना या फॉर्मुलेट की जाएगी, इसका मेन मकसद ये होगा कि क्या किया जाए, कंपटीशन लेवल जो है उसको बढ़ाया जाए मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में। While with the vision and objective in place, sustained emphasis on execution will help manufacturing to claim its right place in the Indian economy। तो जिस तरह से ये ऑब्जेक्टिव जो है वो फॉर्मुलेट किया जाएगा, इसकी वजह से इंडियन इकॉनमी जो है वो ऑटोमेटिकली क्या होती जाएगी, ग्रो करती जाएगी, और मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस रहेगा ये भी क्या होता हो रहेगा, बढ़ता जाएगा। अब आता है आपका सर्विस सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर जो है ये नॉन मटेरियल इक्विवेलेंट है गुड का, यानी कि ये सिर्फ गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता, बल्कि ये सर्विसेज को क्या करता है, प्रोवाइड करता है। सर्विस सेक्टर जो है ये क्या करता है, फार्म एंड फैक्ट्री रिलेटेड एक्टिविटीज़ को क्या करता है अपने अंदर, या फार्म एंड फैक्ट्री रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो है वो सर्विस सेक्टर के अंदर जो है वो की जाती है। सर्विस आउटपुट जो है ये भी एक कंपोनेंट रहता है इंडियन की या कंट्री की जीडीपी को बनाने में या बढ़ाने में, ठीक है। शेयर जो है सर्विस सेक्टर का जीडीपी के अंदर वो 50% से बढ़कर 58.2% हो चुका है 2011 में। अगर आप 2001 की बात करेंगे तो 2001 में सर्विस सेक्टर ने अपना जीडीपी के अंदर कितना शेयर जो था वो कंट्रीब्यूट किया, 50%। लेकिन अगर आप बात करेंगे 2011 की, तो वो 50% जो था वो अब बढ़कर 58.2% जो है वो हो चुका है। जो ग्रोथ है इस सेक्टर की वो 2011 की अगर आप बात करेंगे वो थी आपकी 7.4%। दैट मीन्स कि आपका जो प्राइमरी और इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो स्टेगनेंट हो चुका है, ठीक है, उनकी ग्रोथ जो है वो नहीं बढ़ रही है, बल्कि अगर आप टेरिशरी सेक्टर की बात करेंगे तो इस सेक्टर की जो ग्रोथ रेट है वो बढ़ता जा रहा है। आप जो है ये सारे चीज़ें जो है ये डायरेक्टली क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी कि लास्ट 30 ईयर्स में सर्विस सेक्टर जो है वो किस तरह से उसके अंदर बदलाव जो है वो लाया गया। वाई मोस्ट ऑफ द लेबर फोर्स इज अब्जॉर्ब्ड इन द प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लेबर फोर्स जो है वो क्यों देखी जाती है, वो इसलिए इनफ जॉब्स आर नॉट क्रिएटेड इन द सेकेंडरी टेरिशरी सेक्टर। वो इसलिए है क्योंकि सेकेंडरी और टेरिशरी सेक्टर्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स जो है वो क्रिएट नहीं की गई हैं। ये चीज़ें देखी गई हैं कि ज़्यादातर वर्कर्स जो है हमारी कंट्री के वो प्राइमरी सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं, यानी कि आप एग्रीकल्चर की बात करें, ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, ओनली अ क्वार्टर ऑफ द कितना क्वार्टर, यानी कि अगर आप 100% की बात करेंगे तो 100 का जो क्वार्टर 1/4 क्वार्टर रहेगा उतना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं जीडीपी के अंदर। इसके अलावा सेकेंडरी और टेरिशरी सेक्टर जो है वो कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, 3/4, यानी कि अगर अब 100% होगा तो 100% का जो 3/4 हिस्सा है उतना परसेंट जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं कहाँ पे, सेकेंडरी और टेरिशरी सेक्टर के अंदर। वेयर एज दे एम्प्लॉय लेस देन हाफ ऑफ द पीपल, और वहाँ पे कहाँ पे, सेकेंडरी टेरिशरी सेक्टर के अंदर आधे से भी कम जो लोग हैं वो क्या किए गए हैं, वहाँ पे काम पे लगाए गए हैं। तो इसका ये मतलब है कि जो वर्कर्स हैं एग्रीकल्चर के अंदर क्या वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। व्हाट इट इम्प्लाइज इज दैट मोस्ट ऑफ द लेबर फोर्स इज इंगेज इन एग्रीकल्चर दैन इन नेसेसिटी। तो ये क्यों है कि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के अंदर ज़्यादा लोग जो हैं वो फोर्स किए गए हैं, बाकी के सेक्टर्स के अंदर कम। इन सच सिचुएशन, इस सिचुएशन में बहुत सारे वर्कर्स को मतलब काम से निकाल दिया जाता है। सेम वर्कर कैन बी कंटिन्यूड बाय फ्यू वर्कर्स, और कुछ वर्कर जो है वो अंदर मतलब काम में रखे जाते हैं ताकि वो क्या कर सके, उस काम को पूरा कर सके। फॉर इंस्टेंस टेक द केस ऑफ अ स्मॉल फार्मर। तो यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताने की कोशिश की है कि एक छोटा सा आप छोटे फार्मर की बात करते हैं, बरकत है उसका नाम। वो क्या कर रहा है, एक अनइरीगेटेड लैंड के 3 हेक्टर्स ऑफ अनइरीगेटेड लैंड को क्या किया, उसने खरीदा हुआ है या उसके ऊपर वो काम कर रहा है, और वो टोटली उसके ऊपर डिपेंडेंट है। बारिश होगी फिर वो क्रॉप्स ग्रो करेगा, जैसे कि ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, ये आपकी माइलेट क्रॉप्स होती हैं। उसके फैमिली के 6 मेंबर्स हैं और वो सारे के सारे उस प्लॉट के ऊपर पूरा साल क्या करते हैं, काम करते हैं। क्यों, दे हाउ नो वेयर एल्स टू गो फॉर वर्क। वो और दूसरे कहीं जगह पे जाके काम क्यों नहीं कर रहे हैं। यू सेड दैट एवरीवन इज वर्किंग। आप ये देख रहे हैं कि हर एक पर्सन जो है वो काम कर रहा है। नन रिमेन्स आइडल, कोई भी जो है वो ऐसे नहीं बैठा हुआ, बट इन एक्चुअल फैक्ट, लेकिन अगर आप एक्चुअल में देखेंगे, देयर लेबर एफर्ट्स गेट डिवाइडेड। उनके जो लेबर का काम है वो क्या हुआ, डिवीजन हुई है। ईच वन इज डूइंग सेम वर्क बट नो वन इज फुली एम्प्लॉयड। हर जो पर्सन है, वो जो 6 के 6 मेंबर्स हैं, वो एक ही काम कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से वो क्या है, एम्प्लॉयड नहीं है। यही सिचुएशन को आप अंडर एम्प्लॉयमेंट बोल सकते हैं, जो कि बेरोजगारी के मतलब बेरोजगार भी नहीं है लेकिन वो रोजगार उनके पास रोजगार भी नहीं है। दिस फॉर्म ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट कैन बी डिफाइंड इन 2 वेज। और ये जो फॉर्म है अंडर एम्प्लॉयमेंट की, इसको 2 वेज में, 2 तरीकों से जो है वो डिफाइन किया जाता है। पहला क्या है, अ सिचुएशन इन विच अ लेबर डज नॉट गेट द टाइप ऑफ वर्क ही इज कैपेबल ऑफ डूइंग। एक ऐसी सिचुएशन जिसमें जो लेबर है, जो मजदूर है, उसको उस तरह का काम नहीं मिलेगा जिसके लिए उसके पास कैपेबिलिटीज होगी, काबिलियत होगी काम करने की। सेकंड क्या है, एज अ लेबरर
डज नॉट गेट सफिशिएंट वर्क टू ऑब्जर्व हिमसेल्फ फॉर द टोटल लेंथ ऑफ वर्किंग आवर्स ऑफ द डे। मतलब एक लेबरर होने के नाते उसको उतना काम जो है, डज नॉट गेट सफिशिएंट वर्क, इतना ज़्यादा काम नहीं दिया जा रहा है कि वो अपने आप को, मतलब जितना टाइम दिया गया है उससे ज़्यादा काम उससे करवाया जा रहा है। देर आर लैक्स ऑफ फार्मर्स लाइक बरकत इन इंडिया। और इस तरह के मतलब जैसे बरकत जो है, इसी की तरह जो है वो बहुत ज़्यादा फार्मर जो है वो इंडिया के अंदर देखने को मिलेंगे। दिस मीन्स दैट, इसका ये मतलब है कि if we shift some of laborers from agriculture sector and provide them some other employment opportunity elsewhere, and the same work can be continued by few workers only, provided shifted labor is provided food by the previous sector। तो इसका ये कहने का मतलब, ये एग्जांपल देने का क्या मतलब था आपका कि देखिए, अगर एक पर्सन वो काम कर सकता है, जैसे अभी बरकत की फैमिली की हम बात कर रहे हैं, बरकत भी एग्रीकल्चर जो है वो कर रहा है फील्ड के ऊपर, उसके 6 मेंबर जो हैं वो भी जो है वो काम कर रहे हैं। तो अगर बरकत जो है वो उसके ऊपर काम कर सकता है, तो बाकी के जो 6 मेंबर्स थे वो दूसरा काम भी तो कर सकते हैं। इससे हमारी एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी, उनको काम भी मिलेगा। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ बताने की कोशिश की है कि जिस तरह से बरकत, आपने देखा बरकत की फैमिली की सिचुएशन देखी, वैसे और भी लाखों जो है वो हमारे इंडिया के अंदर ऐसे फार्मर्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे ये बोला गया कि क्या है, हमें कुछ लेबर्स को शिफ्ट कर देना चाहिए, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर से निकाल कर उनको दूसरा काम जो है वो देना चाहिए, ताकि क्या हो, इससे हमारी इकोनॉमी जो है वो जनरेट हो, एज वेल एज हमारे और जो चीज़ें हैं हम उनको भी क्या कर सके, काम कर सकें उनके साथ। आगे क्या बोला हुआ है, लेट अस एग्जामिन अनदर वे ऑफ क्लासिफाइंग एक्टिविटीज इन द इकोनॉमी, दिस लुक एट द वाई पीपल आर एम्प्लॉयड। तो एक अनदर एग्जाम्पल आपको बोला है लेने के लिए, एक्टिविटी बोली है इकोनॉमी को लेके। तो इससे क्या होगा, मतलब जिससे ये लगे कि वो पीपल जो है वो एम्प्लॉयड है। व्हाट आर देयर कंडीशन ऑफ वर्क, उनके काम करने के तरीके क्या है या उनके ऊपर क्या कंडीशन रखी गई हैं। आर देयर एनी रूल्स एंड रेगुलेशन दैट आर फॉलोड एज रिगार्ड्स इन एम्प्लॉयमेंट, क्या कुछ रूल्स और रेगुलेशन जो है उनको फॉलो करने पड़ेंगे अपने काम को लेकर। तो ये आपको कुछ एक एक्टिविटी दी हुई है। अब आता है आपके पास ऑर्गेनाइज सेक्टर। Organized sector cover those enterprises or places of work where the terms and condition of work are properly framed and followed by workers in organized sector। Organized sector कौन से सेक्टर्स होते हैं, जहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो इम्प्लीमेंट की गई होती हैं, और जो वर्कर्स होते हैं उनको उन रूल्स एंड आप बोल सकते हैं रेगुलेशंस को या टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करना पड़ता है एक ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर। हम उनको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर। देन उसके बाद उनको जो है दे गेट पेड लीव, उनको पे दी जाती है, पेमेंट दी जाती है ड्यूरिंग हॉलीडेज, प्रोविडेंट फंड्स उनके लिए दिए जाते हैं, ग्रेटिट्यूड दिया जाता है, मतलब गिफ्ट्स वगैरह, रिवॉर्ड्स वगैरह जो है वो उनको दिए जाते हैं उनके अच्छे काम के लिए। दे आर सपोज टू गेट मेडिकल बेनिफिट्स, और उनको मेडिकल बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंडर। अंडर द लॉज द फैक्ट्री मैनेजर हैज़ टू इंश्योर फैसिलिटीज लाइक ड्रिंकिंग वाटर एंड अ सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट। और उन लॉज के अंडर जो एक फैक्ट्री का मैनेजर होगा, जहाँ पे वो काम कर रहे हैं वर्कर्स, ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर जहाँ वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनका फैक्ट्री मैनेजर जो होगा वो ये देखेगा कि वहाँ काम करने वाले लोगों के लिए पानी की फैसिलिटी अवेलेबल है कि नहीं, इन्वायरमेंट जो है वहाँ का अच्छा है कि नहीं, और जब वो वर्कर्स रिटायर होते हैं तो उनको पेंशन भी दी जाती है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे आपको बताई हुई है। देन उसके बाद आपके पास आ जाता है द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है, तो यहाँ पे भी एक एक्टिविटी वर्क दिया हुआ, आप इसको एक बार जरूर पढ़िएगा। ठीक है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है ये स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट्स विच आर लार्जली आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के कंट्रोल के बाहर रहता है, यानी कि आप प्राइवेट बोल सकते हो इसको। और उसमें ये स्कैटर्ड यूनिट्स यानी कि बिखरे हुए या छोटे छोटे से यूनिट्स होते हैं। देर आर रूल्स एंड रेगुलेशन बट दीज आर नॉट फॉलोड, यहाँ पे भी रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो इम्प्लीमेंटेड होते हैं, बट इनको फॉलो नहीं किया जाता बिकॉज ये गवर्नमेंट कंट्रोल के बाहर रहते हैं। तो गवर्नमेंट कंट्रोल के अंडर जो चीज़ रहेगी वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो ज़्यादा क्या किए जाते हैं, फोकस किए जाते हैं। जॉब्स हेयर आर लो पेड एंड ऑफन नॉट रेगुलर, जॉब्स जो है वो यहाँ पे भी दी जाती हैं, यहाँ पे भी लोगों को जो है वो सैलरी दी जाती है, लेकिन कम दी जाती है, और ये जो है वो रेगुलर नहीं रहती है। ठीक है, यानी कि जैसे गवर्नमेंट में क्या होता है, जैसे 5 तारीख को आएगी तो मतलब सैलरी आएगी आएगी, लेकिन यहाँ पे जो है वो एक्चुअल डेट नहीं रहती है। यहाँ पे ओवर टाइम जो है वो नहीं किया जा सकता है, अगर करेंगे तो उनको कोई बेनिफिट नहीं है। पेड लीव जो है वो नहीं मिलती है, हॉलीडेज लीव नहीं मिलती है, लीव जो सिकनेस मतलब अगर बीमार होंगे तो शायद मे बी लीव दे दी जाए, लेकिन ज़्यादा लीव्स नहीं ले सकते हैं। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जो है वो सिक्योर नहीं होता है। पीपल जो है लीव जब उनको चाहिए होती है तो वो बिना रीज़न के लीव नहीं ले सकते हैं, पहले उनको रीज़न देना पड़ता है, उसके बाद वो लीव ले सकते हैं। व्हेन देयर इज़ लेस वर्क सच एज ड्यूरिंग सम सीजन सम पीपल मे बी आस्क्ड टू लीव, जब कम काम ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं ना, जब क्या होता है काम कम होता है तो कुछ लोगों को क्या कर दिया जाता है, बोल दिया जाता है कि आप लोग छुट्टी रख लें। कुछ सीजन्स में जब काम कम होता है तो उनको बोल दिया जाता है कि भाई आप छुट्टी रख लें, जब काम आएगा तो हम आपको फिर से बुला लेंगे। इस सेक्टर के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं वो काम करते हैं, हु आर एम्प्लॉयड अंडर ऑन डूइंग स्मॉल जॉब्स
सच एज सेलिंग ऑन द स्ट्रीट और डूइंग रिपेयर वर्क। इस सेक्टर के अंदर बहुत सारे लोग जो है वो काम कर रहे होते हैं, कुछ जो है वो छोटे छोटे जॉब कर रहे होते हैं, मतलब गलियों में, स्ट्रीट्स में कुछ बेच रहे होते हैं या रिपेयरिंग वर्क जो है वो कर रहे होते हैं। उसी तरह से फार्मर जो है वो अपनी लैंड के ऊपर काम करते हैं, या फिर वो क्या करते हैं, हायर कर लेते हैं लेबरर्स को, मतलब क्या करते हैं, अपनी फील्ड के ऊपर मतलब मजदूरों को लगा देते हैं, ठीक है, या अपनी लैंड को रेंट पे दे देते हैं। कुछ जो लैंड ऑनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, लैंड को किराए पे दे देते हैं और उनको बोलते हैं कि आप काम करो, और उनको पे कर देते हैं जब कभी उनको ज़रूरत पड़ती है। अनदर वे जो है क्लासीफाई करने का इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को सेक्टर्स के अंदर, वो दो तरीकों से इन्होंने बताया। कुड बी ऑन द बेसिस ऑफ हु ऑन एसेट्स एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। वो क्या है, एसेट्स के ऊपर, एसेट्स क्या होते हैं, आपकी कैपिटल, जहाँ से आपको सोर्स ऑफ इनकम आता है, और जो है वो सर्विसेज के ऊपर रिस्पॉन्सिबल, यानी कि जहाँ से आपको इनकम आ रही है और जहाँ से आप किसी से काम ले रहे हैं। ये दो तरीके हैं जहाँ पे आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो सेक्टर्स के अंदर क्या की जाती है, क्लासीफाई की जाती है। अगर आप पब्लिक सेक्टर की बात करेंगे तो जो गवर्नमेंट है ऑन मोस्ट ऑफ द एसेट्स एंड प्रोवाइड्स ऑल द सर्विसेज। अगर आप पब्लिक सेक्टर की बात करें तो गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगी, सभी एसेट्स को खरीद लेगी और वो क्या करेगी, सर्विसेज को प्रोवाइड करेगी। एसेट्स कोई भी ऐसा सोर्स जहाँ से आपको इनकम जनरेट होती है, पैसा आता है, उसको एसेट बोलते हैं। रेलवे और पोस्ट ऑफिस इज एन एग्जांपल ऑफ द पब्लिक सेक्टर। रेलवे और पोस्ट ऑफिस जो है ये ऐसे एग्जांपल्स हैं आपके पब्लिक सेक्टर के, ठीक है। जैसे कि आपको एग्जांपल दी जाए, आप रेलवे सेक्टर्स हो गए या पोस्ट ऑफिस हो गए, ये क्या करेंगे, एसेट्स खरीद लेंगे। जैसे एसेट्स खरीद लिए इन्होंने, और क्या करेंगे, ये आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। आप क्या कर रहे हैं, टिकट्स खरीद रहे हैं, ठीक है, वो आपके गवर्नमेंट के लिए क्या हो जाएगा, एसेट हो जाएगा। और इन रिटर्न गवर्नमेंट आपको क्या कर रही है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, आपको उन ट्रेन के बीच में छोड़ के आएगी। आपको कहीं भी जाना है या आपको कोई भी लेटर वगैरह होगा या कोई भी आपके पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड कोई भी काम होगा, वो आपको प्रोवाइड करेंगे। प्राइवेट सेक्टर की अगर आप बात करें तो ऑनरशिप ऑफ एसेट एंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कंपनी। तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर एसेट्स और सर्विसेज की डिलीवरी जो है वो प्राइवेट इंडिविजुअल या कंपनीज के हाथ में होती है। वेयर एज कंपनीज लाइक टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड आर प्राइवेटली ऑन। तो जहाँ यहाँ पे एग्जांपल्स क्या दी हुई हैं, टाटा एंड आयरन स्टील कंपनी, उसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये कुछ ऐसी आपकी बोल सकते हैं प्राइवेट सेक्टर्स हैं जहाँ पे आपका पूरा कंट्रोल जो है वो एक पर्सन के ऊपर रहता है, ये कुछ कंपनीज के ऊपर रहता है। सो स्टूडेंट्स, आपका यहाँ तक आज का हम जो लेक्चर रखते हैं वो यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। यहाँ पे सिर्फ इन्होंने बताया कि किस किस तरीके से आपके सेक्टर के अंदर जो है वो अपनी कंट्रीब्यूशन देते हैं वो जीडीपी के अंदर। नेक्स्ट हम देखेंगे पीपल एज अ रिसोर्स, तो वो हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखेंगे। ये आपको कैसा रहा आज का लेक्चर, मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। और अगर वीडियो पसंद आई है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।